हे गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ चिंतन के बारे में, यानी कि थिंकिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ये थिंकिंग का जो टॉपिक है वो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, साथ ही साथ इसके बाद मैं बात करूँ KVS, NVS, यानी इन सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या है, बाल विकास के चैप्टर में थिंकिंग का चैप्टर ज़रूर आता है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। साथ ही साथ ये आपके DLED कर रहे जो स्टूडेंट हैं और साथ ही BEd जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं चिंतन के इस चैप्टर पर। और इस चैप्टर में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, पढ़ेंगे चिंतन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और चिंतन के उपकरण और साधन क्या हैं, चिंतन के प्रकार क्या हैं, और विधि कैसे होगी चिंतन में, और क्या विधियाँ हैं। तो दोस्तों, चिंतन क्या है? चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, ज्ञान को संगठित किया जाता है। अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कल्पना किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर कल्पना को क्या करेंगे, इसको ज्ञानात्मक रूप यानी इसको संगठित करेंगे, तो ये हमारा चिंतन हो जाएगा। एक मानसिक प्रक्रिया, इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा है, हम समस्या खोज नहीं पाते, इसलिए क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें हो गई। आइए जान लेते हैं कि क्या अर्थ और परिभाषा है चिंतन की। तो चिंतन का क्या अर्थ और परिभाषा है जानेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चिंतन का क्या अर्थ है यहाँ पर, और परिभाषा क्या है चिंतन की। तो अर्थ यहाँ पर क्या, दर्शन शास्त्र ने सिद्ध कर दिया कि विश्व की प्रगति मानव के चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है, और वास्तविकता क्या है, विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना, अनुमान इत्यादि के रूप में यहाँ पर किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के चिंतन की कोई न कोई दिशा अथवा लक्ष्य अवश्य होता है। चिंतन में बालक क्रियाशील रहता है। चिंतन वस्तुओं, प्रतिमाओं और प्रतीकों आदि किसी के भी संबंध में हो सकता है। चिंतन के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने में निम्न मत सहायक है। जैसे कि वैलेंटाइन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें क्या है, श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से क्या हो, प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गैरेट के अनुसार, गैरेट ने क्या कहा, इन्होंने कहा चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त और रहस्यपूर्ण व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, इन परिभाषाओं से क्या है, स्पष्ट होता है कि चिंतन एक क्या है, ज्ञानात्मक क्रिया है। यह स्वतः ही नहीं होती बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है। चिंतन की क्रिया उद्देश्यपूर्णता की ओर अग्रसर रहती है। इसमें दिवा स्वप्न या कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता। चिंतन के द्वारा क्या होता है, समस्या समाधान होता है, प्रतीकों के रूप में आधारित मानसिक क्रिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा चिंतन। अब बात करते हैं परिभाषा। अब बात करते हैं चिंतन के उपकरण क्या हैं, साधन क्या हैं, इनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और चिंतन के जो उपकरण हैं, साधन हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रतिमा यानी इमेज। तो इमेज क्या करना, दिमाग में इमेज बनाना किसी चीज़ की, जैसे कि मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। हम जो कुछ देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमाएँ होती हैं, इसलिए इनको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती हैं। चिंतन में इन्हीं को आधार क्या करते हैं, बनाया जाता है। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। और कॉन्सेप्ट में क्या है, चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है, कॉन्सेप्ट भी। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि इसमें हाथी शब्द सुनकर क्या है, हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित सारे जो है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं कि उसका पैर ऐसा होता है, उसके हाथ ऐसे होते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। अब बात करते हैं साइन और सिंबल की, यानी प्रतीक और चिन्ह की। तो प्रतीक और चिन्ह क्या करते हैं, मूक रहते हुए भी अपना अर्थ बता देते हैं। जैसे कि अगर एम्बुलेंस पे प्लस का साइन बना होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है डॉक्टर, यानी कि वो यहाँ पर एम्बुलेंस का साइन वहाँ पर वो शो करता है। फिर बात करते हैं भाषा की। तो भाषा भी क्या करती है, विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है। सामाजिक विकास से में भाषा संकेतों
एवं इशारों में भी प्रकट, जैसे मुस्कुराना, भौहें चढ़ाना, अंगूठा दिखाना, इन सब का भी अपना एक अलग मतलब होता है और ये क्या है, चिंतन में ही आएंगे। इन सब का दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, बिना बोले ही अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं और इन सब के पीछे चिंतन शक्ति है और ये अर्थों को भी स्पष्ट करती हैं। फॉर्मूला की बात करें तो हमारी प्राचीन जो परंपरा है, हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर क्या है, गणित और विज्ञान के सूत्र आते हैं। भारतीय ज्ञान संस्कृत के श्लोकों में संचित है, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है। सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उनमें निहित संपूर्ण ज्ञान को क्या करती हैं, प्रकट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिंतन के प्रकार। तो चिंतन के प्रकार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चिंतन के प्रकार में जो सबसे ज़्यादा मतलब आने वाले क्वेश्चंस है ये इसी टॉपिक से आने वाले हैं, चिंतन के प्रकार से। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो है हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी परसेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है या प्रत्यक्षीकरण करता है, उनके संबंध में जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कल्पनात्मक चिंतन, यानी इमेजिनेटिव थिंकिंग। जब उद्दीपक वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता तब उसकी कल्पना की जाती है। इनके अभाव में इनकी मानसिक प्रतिमा बनाकर इन प्रतिमाओं से संबंधित चिंतन कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। प्रत्ययात्मक चिंतन कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। इसकी बालकों में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग अगर यहाँ पर होगी तभी क्या होगा, प्रत्ययों का निर्माण होगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। एक बालक में जितने अधिक प्रत्यय होंगे, यानी जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होगी। इस प्रकार चिंतन को विचारात्मक चिंतन यानी आइडिएशनल थिंकिंग भी कहते हैं। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी, इन सभी से क्या है, आदि संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर वही बन जाते हैं। इन प्रत्ययों के संबंध चिंतन भी प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तार्किक चिंतन की। तो तार्किक चिंतन क्या है कि यह अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चिंतन वृद्धि के तरीके या विधियाँ। तो चिंतन वृद्धि के तरीके या विधियाँ हैं वो क्या है, हमारी शिक्षा में चिंतन की उपादेयता बालकों में चिंतन प्रवृत्ति के विकास से प्रतीत होती है। प्रारंभिक दिनों में वस्तु के प्रत्यक्षीकरण और रटने के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें वस्तु, व्यक्ति एवं भाव के बीच संबंध स्थापना विकसित होती है और इससे क्या होगा, उनके ज्ञान पूर्ण होगा और अध्यापक को छात्र में सावधानीपूर्वक चिंतन वृद्धि के उपायों का विकास करना चाहिए। चिंतन वृद्धि की विधियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला जो हमारा है पॉइंट वो है हमारी ज्ञान की गहनता यानी डीप नॉलेज। चिंतन के विकास के लिए बालकों में ज्ञान के प्रति रुचि एवं लगन क्या होती है, उत्पन्न करनी चाहिए। और चिंतन की सहायक सामग्री से विभिन्न प्रकार का ज्ञान क्या करते हैं, होता है हमें, और यहाँ मजबूती भी आती है। भाषा की परिपक्वता की बात करें तो मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा ही विचार के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। बालक के चिंतन के विकास में भाषा का अत्यधिक महत्व है। अतः शिक्षक को अपने बालकों को सही भाषा का उच्चारण, लिखना, वाचन करना, ये सभी चीज़ें सिखानी चाहिए। जब वे भाषा में परिपक्व हो जाएंगे तो चिंतन की प्रक्रिया में सरलता होगी। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हमारा सशक्त बनाना। तो सशक्त बनाना यानी मोटिवेट करना। तो बच्चों को मोटिवेट करेंगे जिससे क्या होगी, उनकी जो प्रेरणा है उनमें भी विकास होगा। प्रेरणा सीखने और चिंतन करने में क्या करती है, सहायता करती है। प्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए ताकि बालकों को पूर्ण ध्यान और रुचि के प्रति वो क्या करें,
लग सके। अब बात करते हैं बौद्धिक प्रखरता की, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने क्या कहा कि बालकों में बौद्धिक वितरण जिस औसत से होगा, चिंतन प्रबलता भी उसी औसत से उनमें होगी, और बुद्धि का विकास नहीं होता बल्कि उसमें तीव्रता पैदा की जाती है। यही तीव्रता चिंतन शक्ति में सकारात्मक भूमिका अदा करती है। अतः बालक के द्वारा ज्ञान के द्वारा बालकों की बौद्धिक प्रखरता को यहाँ पर क्या किया जाता है, तीव्र किया जाता है। अब बात करते हैं अटेंशन और इंटरेस्ट की। तो अटेंशन और इंटरेस्ट भी हमारा चिंतन में क्या करता है, हेल्प करता है। और बालक में चिंतन शक्ति रुचि पर डिपेंड करती है। जबकि वह किसी उद्दीपक पर कार्य ध्यान देगा और रुचि प्रदर्शित करेगा तो चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए बालक में कार्य के प्रति जागरूकता एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। फिर बात करते हैं समस्या समाधान में स्वतंत्रता, फ्री इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए बालकों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया प्रतिक्रिया करने से बालक समस्या के प्रति अभियोजन करना सीख जाते हैं। उनके अंदर रहन सहन की विभिन्न विधियां विकसित हो जाती हैं और इस प्रकार प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से समाधान कर लेते हैं नए तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं तर्क में परिपक्वता, यानी कि उनके तर्क में भी क्या आती है, परिपक्वता आती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन। तो वो प्रॉब्लम को प्रेजेंट भी कर लेते हैं। जैसे कि बालकों की चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए समस्याएं उत्पन्न करनी चाहिए और ये समस्याएं बालकों के समक्ष रखी जाएं ताकि वो क्या करें, नेचुरली इसको सॉल्व करें। तो ये भी हमारा एक यहाँ पर ये हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।